बंगाल विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है उसका दूसरा दिन है। रेप विरोधी जो कानून है उसे ममता सरकार पेश करेगी और बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। सभी इस पर एक मत हैं कि सख्त कानून बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम ममता बनर्जी आज एंटी रेप बिल पेश करेंगी। 28 अगस्त को कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिली। बिल में मौत की सजा का प्रावधान, रेप के दोषी को 10 दिन में सजा का प्रावधान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी के समर्थन से वो इस बिल को विधानसभा से पारित तो करा लेंगी, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं, क्योंकि आगे कई कानूनी पेचीदगियां भी। आरजीकर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों की आज कोर्ट में पेशी है। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के मामले में जो पूरा मामला है वो दर्ज किया गया है और इस मसले पर संदीप घोष की कोर्ट में पेशी है। 3 और लोग पेश किए जाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने करीब 15 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके साथ विप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के साथ ही सियासत भी तेज हो गई। ये सबूत हो गया, जब आदमी विचार नहीं देते हैं तो ऊपर वाला आके विचार देते हैं। बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो और इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में जो डॉक्टर्स उनका प्रदर्शन जारी है और अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जूनियर डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग चल रही है। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार तक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए। हालांकि कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रुपेश कुमार ने डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया करते हैं कि वो इस बात को मान लेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीति बन रही। इन सब बीच बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी की ऐसी इच्छा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस पर यह फैसला छोड़ा गया है ये तय करने के लिए कि ये गठबंधन करना है या नहीं करना है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। राहुल गांधी हरियाणा में आप के साथ गठबंधन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट दी थी। विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन सोमवार को हरियाणा पर कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल ने गठबंधन का जिक्र कर नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। दरअसल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद थे। हरियाणा के बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद थे और माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो हरियाणा को लेकर है बीजेपी की वो आज जारी हो सकती है। इंतजार के बाद आज बीजेपी हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 55 नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ राज्य की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार हरियाणा में 85 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 49 सीटों पर इसमें मंथन किया गया। हालांकि जो 34 सीट हैं इस पर उम्मीदों के जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन 49 सीटें ऐसी हैं जिस पर मंथन जारी है कि किन उम्मीदवारों को यहां मैदान में उतारा जाए। हरियाणा में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा की 49 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। बाकी बची 41 सीटों के उम्मीदवारों पर आज मंथन होगा। बैठक में मौजूदा विधायकों में से 22 को टिकट देने पर फैसला हुआ। कांग्रेस सीईसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। 34 का क्लियरेंस हो गया है। जो 41 सीटें उसके बारे में भी चर्चा होगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। आज राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएं। तो कल इस अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू करके किया था और ये आगाज जो है ये आज राज्यों में जाएगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान देश भर में शुरू हो चुका है। पहले दिन पीएम मोदी के सदस्यता लेने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। यूपी के सीएम योगी, एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल अपनी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। वक्फ बोर्ड में जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला आया था उसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 4 दिन की रिमांड दी गई है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी अब सियासी आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ये साजिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। 6 सितंबर को ईडी अमानतुल्लाह को फिर से कोर्ट के सामने पेश करेगी। फर्जी मुकदमा है जिसकी ना कोई सबूत है ना किसी किस्म की कोई रिकवरी है। अमानतुल्लाह खान पर ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीति गर्म है। आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। न्याय मिलेगा अमानतुल्लाह को भी, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं। ये अपराध करेगा उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों टोपी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से टोपी को लेकर निशाना साधा है और केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ टोपी का खेल निराला है। इससे पहले टोपी के रंग को लेकर भी वहां पर सियासत हो चुकी है। यूपी की सियासत में इन दिनों लाल टोपी को लेकर घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पैजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी, इन दोनों टोपियों के बीच झूलती है एसपी। 2027 में 2017 दोहराएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टोपी वाले बयान पर अब सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पलटवार किया है। कि सिर्फ निराशा है, उनको मालूम है कि आने वाले 2027 के चुनाव में उनका सफाया होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दौरे की। ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और इस यात्रा का जो सबसे अहम मकसद है वो है सेमीकंडक्टर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी पहले ब्रुनेई जाएंगे, इसके बाद वो सिंगापुर की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। ब्रुनेई दौरे पर सेमीकंडक्टर सहयोग, हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात को लेकर समझौता हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा म्यांमार के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। We are also working towards establishing a joint working group for cooperation in the area of defense. वेब सीरीज IC-814 को लेकर तमाम सियासी बवाल मचे हुए हैं, सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार ने नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड से जवाब तलब किया है और इस पूरे विवाद को लेकर जो सवाल उठे थे इसको लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया था। इस संबंध में इंडिया कंटेंट हेड को आज तलब किया गया है। 24 साल पहले हुए चर्चित प्लेन हाईजैक पर बेस्ड IC-814 द कंधार हाईजैक नाम की वेब सीरीज ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहानी में विमान अपहरण के असल आरोपियों के नाम बदल दिए। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से जिन 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक किया था उनके असली नाम हैं इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सईद शाकिर। लेकिन अनुभव सिन्हा ने 5 किरदारों के नाम बदलकर चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और भोला रख दिए। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को आज पेश होने को भी कहा है। बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। वन मंत्री कह रहे हैं कि पिछले साल मौतें ज्यादा हुई थी, उस तुलना में इस साल मौतें कम हैं, इसलिए स्थिति बेहतर है। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक बरकरार है। वन विभाग आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में जुटा है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी सभी भेड़ियों को नहीं पकड़ा जा सका है। अब यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार ने भेड़ियों के हमलों से मौत पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने हमलों को पिछले साल के मुकाबले बेहतर बताया है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है।
पिछले साल ज़्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतजार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। और एक बार फिर से बात करते हैं बहराइच की, जहां पर भेड़ियों का जो आतंक है वो जारी है। एक बार फिर से 6 साल की बच्ची पर भेड़िया ने हमला कर दिया। वहीं जो वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार मौतें कम हैं, इसलिए हालात बेहतर हैं। उनके बयान पर भी राजनीति हो रही है। यूपी में भेड़िए के हमलों से मौत पर जिस तरह से राज्य के वन मंत्री ने संवेदनहीन बयान दिया है, उससे यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। वन विभाग और प्रशासन की टीम के रहते बच्चों की मौत कैसे? बच्चों की जान जा रही है, बहराइच का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या बहराइच के गांवों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या प्रशासन सिर्फ बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा है? ऐसे तो लोग मरते रहेंगे, प्रशासन आंकड़ा जारी करता रहेगा। क्या वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है? भेड़ियों को पकड़ने में एक्सपर्ट या एजेंसियों की मदद क्यों नहीं? यूपी वन विभाग विशेषज्ञों की टीम क्यों नहीं बना पा रहा है? अब बात कर लेते हैं मौसम के कहर की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और तेलंगाना में तो इतनी भारी बारिश है कि 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सड़कें और गलियां सब पानी में डूब गए हैं, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, लोग कमर भर पानी से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। ऐसे ही हालात तेलंगाना के भी हैं। रेल की पटरियां हवा में लहरा रही हैं, पटरी के नीचे की मिट्टी बह चुकी है, 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के सीएम ने अपने अपने राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से तेलंगाना में 16 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से सड़कें बह गई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर है। उनका जो अंतर्राष्ट्रीय दौरा है ब्रुनेई और सिंगापुर का, उस दौरे पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके रवाना होने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले वो ब्रुनेई जाएंगे और ब्रुनेई के बाद उनका सिंगापुर का दौरा है। तो पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर जा रहे हो। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। और अगर हम इस बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे की, तो इसमें सेमीकंडक्टर के साथ साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर भी निगाहें रहेंगी। वो एक महत्वपूर्ण पक्ष इस यात्रा का है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। और सबसे पहले वो आज पहुंचेंगे ब्रुनेई। वहां पर जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं द्विपक्षीय, उस पर बात होगी। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच जाएंगे। 4 और 5 तारीख यानी कि 2 दिन सिंगापुर में रहेंगे। ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीकी सहयोग पर जोर रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, ये भारत ने उम्मीद जताई है। और प्रधानमंत्री जो हैं वो रवाना हो चुके हैं ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इको विलेज 2 सोसाइटी का ये पूरा मामला है। लोगों का कहना है कि केमिकल से टंकी की सफाई हुई थी और बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। इको विलेज 2 सोसाइटी का ये पूरा मामला है। लोगों का कहना है कि केमिकल से टंकी की सफाई हुई थी और उसके बाद जो टंकी में पानी भरा गया उसको पीने के बाद बीमार लोग होने लगे। और जो 50 लोग बीमार हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज उनका किया जा रहा है। तो केमिकल से टंकी की सफाई की गई थी, जिसके बाद उसमें जो पानी आगे भरा वो दूषित हो गया, जिसके बाद जब लोगों ने उस पानी को पिया तो वो बीमार पड़ने लगे। इको विलेज 2 सोसाइटी का ये पूरा मामला है और लोगों का कहना है कि केमिकल से जो टंकी की सफाई हुई थी वो ठीक तरीके से नहीं हुई, केमिकल उसमें बचा रह गया था, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। हालांकि सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं सलमान खान के घर से अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है। फायरिंग के आरोपियों को दाऊद गैंग से खतरा है। आरोपियों को जेल के अंदर दाऊद गैंग से खतरा है और विक्की और सागर को जेल में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरोपियों के परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। लॉरेंस गैंग के विक्की गुप्ता, सागर पाल का दावा है कि जेल में बंद दाऊद गैंग के मेंबर साजिश रच रहे हैं। तो यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर
फायरिंग हुई थी, इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जो 2 आरोपी जेल में बंद हैं, उन्हें दाऊद गैंग से खतरा है। उन्होंने दावा किया है कि जेल में बंद दाऊद गैंग के मेंबर साजिश रच रहे हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें ममता सरकार विधानसभा में विधेयक एक पेश करने जा रही है, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 21 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रस्ताव है। और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सभी दल एक मत हैं, बीजेपी भी सहयोग कर रही है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आज दूसरा दिन है और इसमें ममता सरकार विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 21 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रस्ताव है, यानी कि फास्ट ट्रैक फैसला होगा। बहराइच में कम नहीं हो रहे भेड़िए का आतंक। बीती रात भेड़िए ने 6 साल के बच्चे पर हमला किया। लोगों को शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा भेड़िया। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 की मौत। यूपी के कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही है भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर। अभी तक पकड़े गए 6 में से 4 भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जंगल में होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर। भेड़िया और तेंदुए के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाए रणनीति। भेड़ियों के हमले से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर। पिछले साल हुई थी ज्यादा मौतें, लेकिन इस साल स्थिति काफी थी। भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, जब सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक बंदूक लेकर घूमे तो समझ जाइए कि स्थिति कैसी है। बहराइच में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन। भेड़िए के हमले में हुई 3 साल की बच्चे की मौत। महजी इलाके में भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की गई जान। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक। सदरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। 6 ग्रामीण घायल। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे हैं लोग। हापुड़ में तेंदुए की दहशत बरकरार। ग्रामीणों को तेंदुए के हमले से बचने के लिए टिप्स दे रहे वन अधिकारी। बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवादा समेत कई गांव में तेंदुए की दहशत। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ तेलंगाना में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। 31 सदस्यीय एनडीआरएफ और 4 बोट्स की तैनाती। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। महबूबाबाद में बाढ़ के पानी में बहे रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेल ट्रैक के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जलभराव से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। आम जनजीवन भी प्रभावित। गुजरात में आफत बनकर बरस रही बारिश। खेड़ा जिले के नाडियाड में भारी बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सेब के बगीचे हुए तहस नहस। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। जमीन पर बिखर गए पेड़ों पर लगे सेब। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल। कुदरती आपदा में एक शख्स की मौत। पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हुआ। सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन का फैसला। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। रेप के दोषियों को मृत्यु दंड के प्रावधान से जुड़े विधेयक को पास कराने की होगी कोशिश। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई।
आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने सोमवार को किया था संदीप घोष को गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में किया था अरेस्ट। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। रेप मर्डर केस को लेकर गुस्से में डॉक्टर्स। टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने ममता सरकार पर कसा तंज। कहा, जब इंसाफ आदमी नहीं देता तो ऊपर वाला देता इंसाफ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजूमदार। कहा, बंगाल के लोग चाह रहे थे कि पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो। मुझे पहले से ही पता था संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर हंगामा। एसडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस नेताओं के साथ आज खड़गे और राहुल की बैठक। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नवनियुक्त सचिवों और सह सचिवों के साथ मीटिंग करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी मीटिंग। 41 सीट पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीट के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। बुधवार को आ सकती है लिस्ट। मौजूदा विधायकों में 22 के नहीं कटेंगे टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। सोमवार को जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ राज्य की कोर कमेटी की हुई बैठक। जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। सिरसा में कल जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में बीजेपी खोखली हो चुकी है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और करेंगे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से मुलाकात। 13 अगस्त को फरलो पर बरनावा आश्रम आया था डेरा प्रमुख। हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट। रविंदर रैना नौशेरा से होंगे उम्मीदवार। राज्य में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शाल्टेंग सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, जो 40 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई वो केवल 3 साल में पीडीपी ने किया। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। ब्रुनेई जाकर रवाना होंगे पीएम मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देशों के बीच रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी जाएंगे सिंगापुर। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विवादों में वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। आतंकियों का गैर मुस्लिम नाम इस्तेमाल करने पर विवाद। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को आज तलब किया। IC-814 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईजैक में शामिल आतंकवादियों की असली पहचान को छिपाने का आरोप। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भरता खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान बदलने के लिए दूसरे नाम रखे, लेकिन फिल्मकार ने उसे वैधता दी। उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना। कहा, जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं वो अब अचानक से चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता हो। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बताया हिंदू और राष्ट्र विरोधी। कहा, दर्ज हो देशद्रोह का केस। सेबी प्रमुख माधवी बुश पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर ICICI बैंक ने कहा, 2013 में रिटायर होने के बाद माधवी बुश को कोई वेतन या भुगतान नहीं दिया गया। आज से एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कई राज्यों और बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं मंजूर। केंद्र कैबिनेट ने लगाई मुहर। डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान की योजना भी शामिल।
आरएसएस समन्वय बैठक का समापन सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत का संघ पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों को निर्देश, शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पनपता। बीजेपी के सदस्यता अभियान में पीएम मोदी ने कहा केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ें, पूरा विश्वास ये सदस्यता अभियान पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी, जब जरूरत पड़ी समय निकालकर संगठन के लिए मौजूद रहना सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, हर क्षेत्र में देश को नई ऊंचाई पर जाते हुए देखा गया। बीजेपी के सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर बोले राजनाथ सिंह, संभल कर बनाए घोषणा पत्र, ऐसा ना हो जाए कि उसे पूरा ना कर पाए। वक्फ बिल पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा संशोधन सभी मुसलमानों का मामला, हर शख्स का मजहब पर चलना मुल्क की ताकत, मगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मुसलमानों को बना रहे निशाना। बीजेपी नेता कौसर जहां का पलटवार, कहा जेपीसी के सदस्य हैं ओवैसी, क्या उनको संविधान में विश्वास, वक्फ में करप्शन